मुंबई के घाटकोपर इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पार्किंग में खड़ी एक कार देखते ही देखते जमीन के अंदर समा गई। पार्किंग में खड़ी कार का गड्ढे में डूबने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इसमें पार्किंग में खड़ी कार आंखों के सामने पल भर में ही ओझल होती चली गई। बताया गया कि जिस जगह पर यह कार खड़ी हुई थी वहां पहले कुआं हुआ करता था और बाद में इस कुएं को ढक दिया गया था और उसी जगह पर लोग अपनी कार पार्क किया करते थे। लेकिन देखिए इस बीच कैसे एक कार जो यहां पहले से पार्क थी अचानक से गड्ढे में समाती चली गई। ये मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घाटकोपर इलाका, मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, कहीं मकान गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो ऐसे में जमीन धंसने का खतरा भी बना रहता है। और इस सब के बीच देखिए कैसे जहां पहले कुआं था वहां पर जब कार खड़ी थी तो अचानक से समाती चली गई। तो ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे गड्ढे में कार डूबती चली गई, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने कार को निकालने की कोशिश करते हुए प्रशासन के ये कर्मचारी। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। गड्ढा कितना गहरा है, कितनी गहराई है, इसको लेकर आशीष कोई जानकारी मिल पाई है? ये कार अभी तक निकाली गई है कि नहीं? गायत्री, इस समय हम उसी स्पॉट पर खड़े हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो अभी भी यहाँ पर कार निकालने का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहूँगा कि अभी कार को पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाला गया है और कार अभी भी अंदर है। हालांकि ये डेंजर एरिया है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसके लिए पास में जाने के लिए यहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर दिख सकता है कि कार यहीं पर है। यहाँ के कुछ स्थानिक जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। क्या बताएंगे, ये घटना कब हुई है और कितने? ये तकरीबन 8:30-9 बजे हुई है और ऊपर से जिनकी गाड़ी थी उन्होंने बोला गाड़ी जा रही है, तो उन्होंने पूरा वीडियो निकाल के वायरल हुआ। तो बीएमसी अधिकारी काजी साहब है, वो लोग ने मेरे को फ़ोन किया कहाँ हुआ, कहाँ पे हुआ, तो मैं पूछते यहाँ पे आ गया है और हमने पहले बीएमसी को नोटिस किया, यहाँ से लोकल सब आए और अभी फायर ब्रिगेड को मैंने फ़ोन करके बोला और रिक्वेस्ट किया अगर ये पानी गाड़ी नहीं निकाली तो पीने के पानी में पेट्रोल और गैस मिक्स हो जाएगा तो बहुत हानिकारक होएगा। तो इधर घाटकोपर के फायर ब्रिगेड वाले ताबड़तोड़ आए। अभी उन्होंने रस्सी डाल के देखा तो 18 फीट का उसमें गाड़ी शायद मिल रही है। उन्होंने रस्सी डाल के माप लिया है तो 18 फीट के अंदर है। तो अभी उनका रेस्क्यू टीम गाड़ी को निकालने की ट्राई कर रहे हैं। गायत्री, आप देख सकते हैं कि 18 फीट नीचे ये जो कुआं है, साफ तौर पर आप नज़ारों में देख सकते हैं कि ये कुआं है, इसमें वो गाड़ी गई है जिसे रेस्क्यू करने की कोशिश जो है वो लगातार फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे जिनकी ये गाड़ी है डॉक्टर जोशी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गायत्री, जिन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद ये वीडियो शूट किया है, काफ़ी दर्दनाक चौंकाने वाला एक वीडियो जो है वो घाटकोपर में हुआ है। डॉक्टर जोशी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपकी गाड़ी का इस तरीके से जो है? आज सुबह 8:30 बजे हमारा एक जो गाड़ी साफ़ करता है डेली, वो दूसरी और गाड़ी साफ़ कर रहा था, तो उसने ज़ोर से बूम मारा कि डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी ज़मीन के अंदर टेढ़ी हो गई है। तो मेरे सामने ही हुई, तो हम लोग सब लोग दौड़ के हमारे पैसेज में आए तो हमने देखा गाड़ी टेढ़ी हो गई थी। 4-5 जन ऊपर खड़े थे, 2-3 जन दौड़ के नीचे आए, तो तब तक तो वो गाड़ी पानी में जाने की शुरू हो गई थी और 15-20 सेकंड के अंदर हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते, ग्राउंड फ्लोर पे ये हादसा हुआ, पानी के अंदर चली गई। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये इमारत कितनी पुरानी है और कब से आप यहाँ पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं? ये गाड़ी हम तो 40 साल से यहाँ पार्क कर रहे हैं। एक जो वेल है वो कम से कम 100-150 साल पुराना है और उनके ऊपर आधा वेल स्लैब डाल के बंद किया। आप देख सकते हैं 10-12 इंच का बड़ा स्लैब, मजबूत स्लैब है और आधा कुआं वेल चालू है, कोई पानी निकालते उसमें से, मजबूत है। ऐसा तो 40 साल से हम गाड़ी पार्क करते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपको इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर नीचे कुआं था या आप खतरा है यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का? ऐसा तो कुछ लगता नहीं था। अब इतना मजबूत था, यही लगता था ग्राउंड का ही पार्ट है, ये ग्राउंड जैसा ही पार्ट है ऐसा। और इतना साल से लोग पार्क करते थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि इधर कुछ, पर अच्छा हुआ भगवान की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से
कोई आदमी का जान नहीं गया, कोई अंदर नहीं बैठे थे, कोई आजू बाजू में नहीं थे। आशीष आप रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा ये तस्वीरें दिखा दें कि कैसे देखते ही देखते ये जो गाड़ी थी वो इस गड्ढे में समाती चली गई। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह का वक्त बताया जा रहा है। गाड़ी मालिक की तरफ से सुबह के वक्त ये कार पार्क थी यहाँ पर और अचानक से ये गाड़ी इस तरीके से समाती चली गई गड्ढे में। 18 फीट गहरा ये गड्ढा बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तक की कोशिश में लग रहा है कि गाड़ी मिल गई है, लेकिन अब इसको बाहर निकालना भी बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब ये कार इस तरीके से गड्ढे में समाई, कोई इसके भीतर मौजूद नहीं था। ये बड़ी राहत की बात भी रही। लेकिन डूबती हुई कार की तस्वीरें आपके सामने, घाटकोपर इलाके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी भी लगातार इस कार को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, 18 फीट गहरा ये गड्ढा, कितनी बड़ी चुनौती अब इस कार को बाहर निकालना, कितना वक्त लग सकता है? अगर बात कर पाए आप फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से। साफ तौर पर यहाँ पर कुछ और गाड़ियाँ मंगाई गई हैं। आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर एक गाड़ी को बुलाया गया था, लेकिन वो गाड़ी पर्याप्त नहीं है। आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी भी जो प्रयास हैं वो जारी हैं और यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। और इस गाड़ी को अभी ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि कितना टाइम इसको लग सकता है। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या कहेंगे? अब तक कितना प्रोग्रेस हुआ है? साफ तौर पर बोलने की परमिशन उन्हें नहीं दी गई है, लेकिन दृश्यों में जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी गाड़ी नज़र आ रही है। करीब 18 फीट नीचे ये गाड़ी गई है, जिसे निकालने के रस्सियाँ यहाँ पर डाली गई हैं और इन रस्सियों के सहायता से गाड़ी को निकालने का जो काम है वो शुरू है। गायत्री, तो ये 18 फीट गहरा गड्ढा, एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये जो गाड़ी थी एकदम से समाती चली गई। हालांकि फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो कर्मचारी हैं मौके पर मौजूद हैं और गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आशीष, बताया जा रहा है, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे गाड़ी के मालिक से, वो कह रहे हैं कि सालों से लोग यहाँ पर गाड़ी पार्क कर रहे थे, लेकिन कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं। पता चल पा रहा है क्या जो बारिश हो रही थी, भारी बारिश, उसकी वजह से संभवतः ये घटना घटी हो? जी बिल्कुल, साफ तौर पर यही एक कारण जो है वो पुख्ता तौर पर सामने आता है। अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जल जमाव यहाँ पर हुआ है। पिछले करीब 40 साल से डॉक्टर जोशी, जिनकी ये गाड़ी थी, वो यहाँ पर गाड़ी पार्क करते थे, लेकिन आज सुबह जो हादसा हुआ उसके बाद पूरा परिसर के जो लोग हैं वो काफ़ी चौंके हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या इसी तरीके से यहाँ पर गाड़ी पार्क की जाती थी? वो पार्क का ऐसा स्लेब है तो पार्क तो होती है, किधर भी, यहाँ नहीं किधर भी, मगर अभी रोड पे भी कभी कभी स्लेब गिर जाता है। तो ये अचानक फ्लड आया, सब जगह पानी यहाँ पूरा भर गया था, सब जगह घाटकोपर में, तो ये सबसे स्लेब थोड़ा ढीला हो गया और गाड़ी गिर गई है। यानी उसमें वो नहीं है कि भाई अचानक गिर गई, मगर सब मटेरियल सब ढीला हो जाता है तो गाड़ी स्लेब नीचे गिर गया। वो कुआं बहुत पुश्तैनी कुआं है, बहुत जूना है। एक अहम जानकारी इनने दी है कि जल जमाव हुआ था इस परिसर में, जिसके बाद स्लैब गीला होने के बाद वो स्लैब गिरा है, जिस पर गाड़ी अभी भी अंदर फंसी हुई है। गायत्री, आशीष, तो क्या ठीक से कुएं को ढका नहीं गया था? क्योंकि मुंबई में बारिश तो हर बार होती है। जी, यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं वो अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इस कुएं को ढका गया था, किस तरीके का स्लैब बना है? पहले कुआं का ये पूरा स्लैब था, तो आस्ते आस्ते जब ये अभी बीएमसी का पानी आ रहा है तो सबने कुआं बंद कर दिया है। तो यहाँ मोटर लगी है, एक कुआं जब भी पानी चाहिए तो उधर से मिल जाता है। तो इसको स्लैब पूरा काफ़ी जूना कुआं था, तो उसको स्लैब लगा के कर दिया है। और बाद में गाड़ी पार्किंग इतना सालों से हो रही थी, मगर ये अचानक होएगा वो हादसा मालूम नहीं था। और नई गाड़ी ली थी इन्होंने, दूसरी डॉक्टर डॉक्सी है उन्होंने, तो अचानक ये स्लेब पानी गिला होने से नीचे धंस गई। अभी भी इन्होंने फायर ब्रिगेड ने मेजरमेंट किया तो 18 फीट के आसपास है। इधर के लोकल स्थानिक वाला पेट्रोल ये बारिश का जो पानी निकालने वाला पंप के मार्फत पानी निकाल रहे हैं। शायद जल्दी में जल्दी पानी निकल जाएगा, फिर रेस्क्यू टीम गाड़ी को बाहर निकालेगी, ऐसी आशा है। साफ तौर पर इनका कहना है कि काफ़ी सालों से यहाँ पर जो कुआं है, पुश्तैनी कुआं था, उसके ऊपर स्लैब डाला गया था। जल जमाव होने के वजह से जो स्लैब है वो ढीला हुआ था, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। गायत्री,
बिल्कुल आशीष, एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दे। देखिए किस तरीके से ये गाड़ी देखते देखते समाती चली गई। गाड़ी पार्क की गई थी लेकिन अचानक से धंसती चली गई। फिलहाल इस गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। हालांकि अभी तक की जो कोशिश हुई है, गाड़ी मिली जरूर है लेकिन निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। क्रेन की मदद से गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है। दो तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर सुबह की, जब गड्ढे में एक कार डूब गई थी, और जब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल इस गाड़ी को निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। और इस बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर मिल रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने आने वाले चुनावों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि शिवसेना निकाय चुनाव, जिला चुनाव और साथ ही विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और जीत सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना हर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। संजय राउत ने यह बयान कल यानी कि 12 जून को जलगांव में दिया था। निवडणूक महानगरपालिकेची असेल, जिल्हा परिषदेची असेल, विधानसभेची असेल, इतकंच काय लोकसभेची असली तरी आम्ही ती निवडणूक आमच्या बळावर लढू आणि जिंकू। आज शिवसैनिकांची एकच मागणी होती की जळगावनं विधानसभेला आमदार दिले आहेत, महापौर दिला शिवसेनेचा, आता आपण खासदार देऊया जळगाव जिल्ह्यात, अशी एक मागणी यावेळेला झाली। और इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, संजय राउत के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में क्या हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, संजय राउत के इस बयान के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस ने कल दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने ये कह दिया कि वो भी पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे लोकल बॉडी चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, क्योंकि कांग्रेस भी चाह रही है कि कहीं न कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर टैक्टिक मेंटेन किया जाए। और कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से जो दबाव लगातार शिवसेना पर है, जिसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने जिस तरीके से बयान दिया उसको काउंटर किया है कांग्रेस के नेता ने और कहा है कि वो भी तैयार हैं, चाहे वो लोकल बॉडी चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि ये अभी कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है विधानसभा का, सिर्फ एक सरकार के भीतर तीनों पार्टियों में कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेद है उसको काउंटर करने के लिए एक दबाव की रणनीति के तहत एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष दीक्षित भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मुंबई से जुड़ गए हैं। लेकिन इस सबके बीच सबसे पहले सुन लेते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय राउत के इस बयान पर क्या कहा। असं आहे, आमचं भाजप हा आमचा जन्मताच विरोधी पक्ष आहे, त्याच्यामुळे आज पवारसाहेब भाजप विरोधात मूड बांधत असतील तर चांगली गोष्ट आहे। आणि राहिलं महाराष्ट्रामधल्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील किंवा विधानसभाच्या निवडणुका असतील, काँग्रेस स्वबळावर लढण्याचं आम्ही जाहीर केलेलं आहे। आशीष, वही बात जो संजय राउत कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, वही बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी कह रहे हैं। इन दोनों ही बातों से क्या संकेत मिलते हैं? साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, इसमें शुरुआत से, जब से ये सरकार का गठन हुआ तब से ये बातें खुलकर सामने आ रही थी कि तीनों पार्टियों में मतभेद हैं। लेकिन इस तरीके के जो बयान आते हैं उससे ये साफ होता है कि जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। सब कुछ ठीक होने की बात भले ही नवाब मलिक कर रहे हों, भले ही जो बड़े नेता हैं वो महाविकास आघाड़ी की सरकार 5 साल पूरे करेगी के दावे कर रहे हो, लेकिन इस तरीके की जो बातें हैं कांग्रेस और शिवसेना के बीच की जो नाराज़गी है वो कई बार सामने आ चुकी है। जी गायत्री। आशीष, लौटेंगे आपके पास। बता दें आपको कि नाना पटोले ने जो बयान दिया है उस पर शिवसेना क्या कह रही है। नाना पटोले जी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, जोड़ना चाहूँगी, महाविकास आघाड़ी के जो 3 पार्टीज़ हैं अपने एजेंडा पे कायम हैं और अपने एजेंडा के अनुसार जो काम कर रही है उसने महाराष्ट्र का दिल जीता है। जो भी महाराष्ट्र के निवासी हैं उनका दिल जीता है और उसी काम पे कायम रहेगी। आने वाले समय में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, क्या स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे, क्या उनकी पार्टी डिसीजन लेगी, वो उनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। मैं तो उनको ऑल द बेस्ट विश करूँगी।
तो शिवसेना कह रही है वो खुद डिसीजन लेंगे कि आगे उनको क्या करना है। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से सरकार में साथ मतभेद पहले भी इनके सामने लगातार आते रहे हैं, अब जिस तरीके की बात अलग अलग चुनाव लड़ने की कही जा रही है कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से, तो क्या ये सिर्फ मतभेद है या कुछ और? देखिए, मतभेद है। मतभेद के साथ साथ सरकार में तीनों पार्टियों को रहना है, लेकिन तीनों पार्टियों के भीतर जो कहीं न कहीं मुद्दों के आधार पर मतभेद है, दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर इन बयानों को देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव चाहे 227 सीटों पर वो अकेले लड़ने जा रही है। अगर विधानसभा की बात करें तो फिलहाल अभी विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भीतर इस तरीके की रणनीति तय हुई है कि अगर सरकार के भीतर कांग्रेस को अपने को मजबूती से रखना है तो इस तरीके के बयान या इस तरीके का प्रेशर बनाना जरूरी है, क्योंकि सरकार में कांग्रेस अलायंस के तौर पर है और कई ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस को दरकिनार करके एनसीपी और शिवसेना ने फैसले किए हैं जिसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी है और इसके बाद इस तरीके के बयानों को देखा जा रहा है। ये इसके पहले का अगर देखें तो प्रधानमंत्री के साथ जो शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की अकेले मुलाकात 30 से 40 मिनटों तक हुई थी, वो भी कहीं न कहीं इसके पीछे वजह है, क्योंकि उसके बाद लग रहा है कि ऐसा ना हो कि शिवसेना और बीजेपी के भीतर जो एक संभावित दूरियां बनी थी वो धीरे धीरे कम हो जाएं और फिर से दोनों के वोट बैंक पर खतरा हो। इसलिए अपने वोट बैंक को बचाने के लिए और एक दबाव की राजनीति के तौर पर इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। अभिषेक, सुन लेते कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने क्या कहा। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लोकल बॉडीज के इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हर राजनीतिक दल को अपने फैसले करने का हक है। वो अलायंस के साथ भी लड़ सकता है और अकेले भी लड़ सकता है। कांग्रेस को भी यह हक हासिल है कि वो अपने फैसले अपने आप करे। और अब जरा सुनिए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने क्या कहा। महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो नाना पटोले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल उन्होंने अमरावती में बोला कि आने वाले समय में वो लोकल बॉडी इलेक्शंस अकेले लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी। एनसीपी कैसे देखती है इसको? नहीं, मुझे लगता है कि उनका बोलने का, पार्टी जोड़ने का सभी अधिकार है। जो निर्णय लेना है उनको लेने का अधिकार है। किसी पार्टी को किस तरह से चलाया जाए, क्या बोला जाए, नहीं बोला जाए, हमें लगता है उससे हमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। अब उनकी पार्टी का ये कोई ऑफिशियल निर्णय है, ये पार्टी जाहिर कर दे। लेकिन हमें लगता है कि नाना जी घूम रहे हैं कांग्रेस में लोगों को जोड़ने के लिए, इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? क्योंकि इस तरीके के बयान से बीजेपी लगातार कह रही है कि सरकार में ठीक ठाक नहीं है, इसलिए तीन पार्टियां तीन अलग अलग मुद्दे पर चल रही हैं। उन्हें सपना देखने दीजिए, तारीख पे तारीख सपना देखना उनका अधिकार है, देखने दीजिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार जो भी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी है, सरकार चलेगी। अभिषेक, ऐसा लग रहा है कि एनसीपी इन दोनों के बयान से इत्तेफाक नहीं रख रही। देखिए, एनसीपी सेफ काउंटर खेल रही है। उसकी वजह साफ है कि एनसीपी अकेले पूरे 288 विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर अपना पूरा कैंडिडेट नहीं दे सकती। उसकी वजह साफ है कि एनसीपी का जो पॉकेट बेल्ट है वो पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सबसे ज़्यादा है, विदर्भ के कुछ हिस्सों तक सीमित है। तो ऐसे में एनसीपी की कोशिश है कि सरकार में जो जिस तरीके से बना हुआ है प्रभाव उसी तरीके से बना रहे और इस सरकार में नंबर 2 की पार्टी के तौर पर एनसीपी रखती है और नंबर 3 के कोई भी शिवसेना अगर फैसले करती है, उद्धव ठाकरे फैसले करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अजित पवार की भूमिका होती है। तो ऐसे में एनसीपी नहीं चाहती कि एक मनमुटाव या मतभेद वो लोगों के सामने जग जाहिर हो। हालांकि कांग्रेस जिस तरीके से एक दबाव की राजनीति खेल रही है, कांग्रेस की भी कोशिश है कि सरकार में बने रहने के बावजूद भी उसको जिस तरीके से तवज्जो नहीं दी जा रही है, इस तरीके के बयान या इस तरीके के दबाव के सरकार में कांग्रेस की पूछ होगी, इस तरीके का एक बयान है। एनसीपी इसलिए नपातुला बयान दे रही है क्योंकि दोनों को कॉम्बिनेशन, दोनों को साथ में लाने की सबसे निर्णायक भूमिका एनसीपी की रही है और एनसीपी की कोशिश है कि दोनों साथ में रहेंगी तो सरकार लंबे वक्त तक चलती रहेगी। आशीष, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है
और क्या संजय राउत का शिवसेना की तरफ से ये संजय राउत का ये बयान क्या शिवसेना का आधिकारिक बयान माना जाए? उधर कांग्रेस का नाना पटोले की तरफ से दिया गया बयान क्या आधिकारिक माना जाए? क्योंकि यही सवाल एनसीपी पूछ रही है। साफ तौर पर बीजेपी को ये एक बैठे बिठाए मौका मिल गया है। जो तीनों पार्टियों की सरकार है उनमें जो मतभेद हैं उसके बारे में चर्चा करने की, उसके बारे में आरोप लगाने की। लेकिन साथ ही में आपको बताना चाहेंगे संजय राउत जो इस समय हैं वो उत्तर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां पर वो पार्टी के जो संगठन है, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी समय से मुंबई में नहीं आ पा रहे हैं या जो पार्टी के प्रमुख हैं उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो साफ तौर पर संगठन मजबूत करने के लिए संजय राउत जो हैं वो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। ऐसे में उनने कल ये जो बयान दिया है साफ तौर पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये बयान है, क्योंकि इसको देखा जाता है कि अगर कांग्रेस की तरफ से अकेले लड़ने की बात की जाए तो शिवसेना भी ये कह रही है कि अगर अकेले ही लड़ना है तो हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। जी, अब इस बीच कांग्रेस के नेता नाना पटोले की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके बाद पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया, आइए सुनवाते हैं आपको। पार्टी की साफ तौर पर भूमिका है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी इसके पहले एक नंबर की पार्टी हुआ करती थी और हम लोगों का लक्ष्य है आने वाले दिनों में फिर से वो कांग्रेस की भूमिका फिर से बने महाराष्ट्र के अंदर और एक नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में बने और उसका प्रयास पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी और हम सभी लोग मिलजुल कर पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं और हम सबकी साफ भूमिका है कि आने वाले दिनों में चाहे महानगर पालिका का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, लोकल बॉडी के चुनाव हो महाराष्ट्र में या 2024 में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, सभी सीटों पर हम अपने बल पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और इसी मुद्दे पर एनसीपी नेता मजीद मेमन ने भी बयान दिया, सुनिए। कांग्रेस को शायद ऐसा लगता है कि लोकल चुनाव में उन्हें शिवसेना के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहिए अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ की वजह से, तो वो उनका अपना मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कोई निर्णय स्पष्ट तौर पर नहीं लिया गया है और ये मामला अभी विचाराधीन है और सभी तीनों पार्टियां अपने अपनी रणनीति बनाएगी और चुनाव में तीनों का मकसद यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में और ज़्यादा कमज़ोर बना दिया जाए। उत्तर भारत के दौरे पर भी संजय राउत रहे हैं अभिषेक, तो क्या ये मान लिया जाए ये आधिकारिक बयान है शिवसेना का संजय राउत की तरफ से दिया गया और उधर कांग्रेस की तरफ से जो बयान नाना पटोले ने दिया है उसे भी आधिकारिक माना जाए? क्योंकि मजीद मेमन भी कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को लग रहा है अपने अपने हिसाब से कि यही उनके लिए हितकारी होगा। देखिए, दोनों जगह के भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। गायत्री उत्तर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं संजय राउत। उत्तर महाराष्ट्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहाँ पर कहीं न कहीं शिवसेना को अपनी निर्णायक भूमिका रखनी है। चूँकि कांग्रेस के साथ में आने के कारण कई ऐसे हिंदुत्ववादी वोट बैंक हैं जो छिटक रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश के तौर पर इस बयान को देखा जा रहा है ताकि वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो शिवसेना के साथ जुड़े रहें। दूसरा, जो कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है, कांग्रेस को काउंटर करके उसे बैकफुट पर लाने की इस तरीके की तैयारी है। दूसरी तरफ नाना पटोले के बयान को अगर देखें तो नाना पटोले विदर्भ के दौरे पर हैं। विदर्भ में कांग्रेस अच्छी पोजीशन पर है, यानी 26 ऐसी जगहें हैं जहां पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि विदर्भ में बीजेपी को काउंटर किया जाए और बीजेपी को काउंटर करने के लिए उसे अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम करना पड़ेगा। उससे बीजेपी को भी काउंटर किया जा सकता है और सरकार के ऊपर भी एक अलग दबाव बनाया जा सकता है। यानी ये स्ट्रैटेजी है जिसके तहत ये बयान दिया गया। आशीष, एनसीपी की रणनीति क्या होगी? ऐसे में क्या हो सकती है एनसीपी की तरफ से रणनीति? जिस तरीके के बयान एनसीपी के नेता दे रहे हैं, चाहे वो नवाब मलिक हो चाहे वो माजिद मेमन हो, इससे ये साफ पता चलता है कि किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, जिसके लिए बेहद ज़रूरी है कि कांग्रेस और शिवसेना को जैसी पार्टियों के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की जो सरकार अभी फिलहाल सत्ता में है वो काम करे और तीनों पार्टियां अगर साथ में लड़ती हैं, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते जा रही है। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस हो, नितिन गडकरी हो या चाहे तमाम। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिषेक आपका और साथ ही आशीष आपका भी। और इस बीच एक बड़ी खबर राजस्थान से मिल रही है। कांग्रेस के विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी,
जिन्होंने ये दावा किया है कि कई कांग्रेसी विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं और उन विधायकों से उनकी बात भी हुई है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी की गई है, जिस पर बीजेपी का भी बयान सामने आया। हमारे साथ में वेद प्रकाश सोलंकी है, कांग्रेस विधायक। वेद प्रकाश जी, ये जो शिकायतें आ रही है विधायकों से, क्या उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं? देखिए, मेरा फ़ोन टेप होने की मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। कई लोगों ने कहा है, ज़रूर विधायकों ने, कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं। कई विधायकों ने कहा भी है। अब उनके पास में कौन सा ऐप है जिसे पता लग रहा है कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं? उन्होंने मेरा फ़ोन भी चेक किया, बोल नहीं आपका तो नहीं हो रहा। तो कौन सा फ़ोन का ऐप है जिसे पता लगता है कि भाई उनका फ़ोन टेप हो रहा है? कई लोगों ने कहा भी है इस बात की जानकारी, फ़ोन टेपिंग तो नहीं, लेकिन अधिकारियों की बात ज़रूर मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है कि हमारे अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों द्वारा ऐसा मैसेज है कि ऐसा हो सकता है, उनकी जांच हो सकती है या एसीडी पकड़ सकती है, ऐसा कुछ भय दिखाया गया। विधायकों को डराया जा रहा है एक तरह से कि जानकारियों के अधिकारियों के मार्फत कोई चीज़ बात चली है या अधिकारियों उनको डराया दिया गया है, जिससे विधायकों को कहा है अधिकारियों ने, नीचे खुद के स्तर के तहसीलदार एसडीएम ने, कि ऐसा कहा गया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे नौकरी करने में दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ विधायकों ने कहा है और ये विधायकों ने एक दो ने मुख्यमंत्री तक जानकारी में ये चीज़ें लेके भी आए हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के ही कुछ विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की शिकायत की है कि हमारे इलीगली टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं। अब कि वो लीगली किए जा रहे हैं, इलीगली किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार और सरकार के मुखिया को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। उस समय जब पायलट साहब नाराज होकर के चले गए थे, उस समय उनके बारे में किस तरह का कि अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया गया। उनको ट्रेटर कहा गया, उनको भगोड़ा कहा गया, उनको धोखेबाज कहा गया, उनको नाकाबिल कहा गया, उनको निकम्मा कहा गया, उनको नाकारा कहा गया। फिर एक बार गलबैयाँ करते हुए दिखाई दिया और अब जब दूरियां वापस बढ़ने लगी है, तब अब की बार उनको क्या उपनाम और पदवियाँ दी जाएंगी, इसकी तैयारी मुझे लगता है कि पायलट साहब ने भी कर ली होगी। और इसी मुद्दे पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने क्या बयान दिया है, जरा वो भी सुनिए। कि राजस्थान सरकार किसी का भी फोन टेप नहीं करती है, ये हमारा चरित्र नहीं है। इस वक्त यदि कोई भी हमारा साथी विधायक, परिवार का सदस्य यदि ये बात कहता है फोन टेपिंग हो रही है, तो उनको, उन विधायकों के, वो ये कह रहे हैं, मैंने जो उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि मेरा फोन टेप नहीं हो रहा है। बाकी 2-3 एमएलए जिन्होंने मुझे कहा, उन एमएलए के नाम आपको सामने लाने चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के फोन टैपिंग के मामले में बीएसपी की तरफ से भी बयान सामने आया, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। लग नहीं रहा कि फोन टैपिंग हो रहे हैं, और अगर कोई है कि भाई मेरा फ़ोन टैपिंग हुआ है, तो वो कहीं तो कुछ सबूत बताया जिससे हम भी कह सकते हैं कि हाँ निश्चित है फ़ोन टैपिंग हो रहे हैं। कहीं किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कहीं कोई ऐसी बातें दिखने में नहीं आ रही, और आदमी अगर वो बयान दे रहा है, जो विधायक बयान दे रहा है कि भाई फ़ोन टैपिंग हो रहे हैं, तो मैं तो मानता नहीं है कि वो बिल्कुल फ़ोन टैपिंग हो रहे हैं। ऐसी बातें निराधार हैं। नाम बता लें। कांग्रेस के जितने सदस्य हैं, जितने भी विधायक हैं, एक परिवार के रूप में है। अगर परिवार में किसी की कोई नाराज़गी है, उसको दूर करना चाहिए, सॉर्ट आउट भी करना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के बेहतर होते हालात के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई और राहत का ऐलान किया है। कल से दिल्ली में दुकानें खोलने के लिए ऑड इवन की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, यानी अब दिल्ली में सभी दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि सिनेमा हॉल, स्कूल, कोचिंग, जिम, स्पा बंद रहेंगे। केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली के लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है। जो निर्णय लिए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल,
इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं।